तो आज आप खासतौर से जितने भी यूथ हैं उनको ध्यान में रखकर ये बताइए कि कैसे हेल्प कर सकती है गवर्नमेंट टेंडर्स भरना। आजकल के मैन्युफैक्चरर में मैम थोड़ी सी जागरूकता बताना चाहूँगा मैं, थोड़ी सी कमी है। जो आपकी कंपनी है टेंडर स्टार जो एजेंसी है वो इनको अपॉर्चुनिटी ढूंढने में कैसे हेल्प कर पाती है? देखिए, अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए हम तो सीधे सीधे ये कहते हैं कि अगर आपको कोई टेंडर डालना है तो आप हमारे पास आइए। आप डॉक्यूमेंटेशन में फेल नहीं होंगे, ये हमारी गारंटी है। आधे से ज़्यादा तो डिपार्टमेंट ही नहीं पता शिवम लोगों को कि किन किन में टेंडर अप्लाई किया जा सकता है। आपके नगर निगम है, आपकी कलेक्ट्रेट है, आपका मैं कहता हूँ पंचायती वो है, गांव में तो पंचायती बोले जाते हैं, जिला पंचायत। और आप ये कैसे हेल्प करते हैं कि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन में जैसे IUCL, IREPS और HCL ये क्या है? ये गवर्नमेंट के विभाग है। IREPS इंडियन रेलवेज ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम। ओके। और ये IOCL होता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इनके अलग अलग टेंडर निकलते हैं, अलग अलग रजिस्ट्रेशन होते हैं और मैन्युफैक्चरर को हम पूरा सिखाते हैं, पूरा रजिस्ट्रेशन से लेकर के टेंडर सबमिशन तक सारा कैसे आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, कैसे आपको फाइनेंशियल प्रिपेयर करना है, कैसे आपको अपनी फर्म जो है अलग अलग पोर्टल पे रजिस्टर्ड करनी, चाहे वो जेम पोर्टल हो, चाहे वो ई प्रोक्योरमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल प्रोक्योरमेंट हो, चाहे वो किसी भी स्टेट की प्रोक्योरमेंट हो, IOCL हो, IREPS हो, सारे रजिस्ट्रेशन हम उसे सिखाएं। नमस्कार, मैं हूं हिमांशी सिंह और आज का ये पॉडकास्ट उन छोटे से लेके बड़े मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत लाभदायक है। आखिर तक देखिएगा क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि अगर आपके प्रोडक्ट्स वर्ल्ड क्लास है लेकिन फिर भी वेयर हाउस में पड़े हैं तो क्या फिर वो वजह है, उस गैप को कैसे कम कर सकते हैं और टेंडर इसमें कितनी अहम भूमिका निभा सकता है कि उस गैप को ब्रिज करने के लिए आपको आज हम एक एजेंसी के फाउंडर से मिलवाने जा रहे हैं। उनका नाम है शिवम तिवारी। शिवम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि उनका जो प्रोडक्ट है चाहे वो वर्ल्ड क्लास है लेकिन फिर भी वेयर हाउस में पड़ा है, जागरूकता की कमी है। ऐसा क्यों है कि टेंडर उनको हेल्प कर सकता है लेकिन बहुत से लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है? तो आज आप खासतौर से जितने भी यूथ हैं उनको ध्यान में रखकर ये बताइए कि कैसे हेल्प कर सकती है गवर्नमेंट टेंडर्स भरना। जी मैम, सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया मैम। और हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरर पर। आपने मुझसे बहुत अच्छा सवाल पूछा कि कैसे उनके प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट में आ सकते हैं या वो अपना कैसे वेयर हाउसेस से सामान बेच सकते हैं। तो मैं आजकल के मैन्युफैक्चरर में मैम थोड़ी सी जागरूकता बताना चाहूँगा मैं, थोड़ी सी कमी है क्या कि वो लोग क्या है कि अपना प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा ध्यान देते हैं। प्राइवेटाइजेशन में अब क्या है, उन्हें 1 महीने के क्रेडिट पर उन्होंने माल तो दे दिया। अब ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं कि 1 महीने के क्रेडिट पर माल दे देते हैं और 1 महीने फिर कोई संभावना नहीं है कि 1 महीने बाद उनका पेमेंट आ जाए, या ये भी कोई मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी संभावना नहीं है कि 2 महीने में भी आ जाए। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट टेंडर्स में अपने प्रोडक्ट डालते हैं, जैसे आप मान के चलिए कोई भी मैन्युफैक्चरर होता है और वो टेंडर डाल रहा है, टेंडर डाल करके उसका प्रोडक्ट L1 आ जाता है और उसने अपना प्रोडक्ट गवर्नमेंट में भेज दिया, तो लेकिन ये श्योरिटी है गवर्नमेंट आपका पैसा कभी नहीं मार सकती। बहुत सारे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ड्यूरिंग कोरोना में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर का पैसा, मैं कह रहा हूँ बहुत मैन्युफैक्चरर नहीं, 90% बिजनेसमैन का पैसा कोरोना में कोई डिस्ट्रीब्यूटर ने पेमेंट नहीं दिया, किसी ने कंज्यूमर ने पैसा नहीं दिया किसी को। लेकिन आप ये रिकॉर्ड निकाल लीजिएगा कि जिस मैन्युफैक्चरर ने या डिस्ट्रीब्यूटर ने या ट्रेडर ने जिसने टेंडर डाला है, क्या उसका पेमेंट नहीं आया है ना। तो ये चीज है, मैन्युफैक्चरर क्या चाहता है कि मैन्युफैक्चरर ये चाहता है कि मेरा पेमेंट तुरंत आ जाए भाई। और बहुत से मैन्युफैक्चरर ये कहते हैं कि भाई टेंडर में तो पैसा चाहिए, तो पैसा तो आपको व्यापार में भी चाहिए। आपको पैसा
मैम कहते हैं कि गवर्नमेंट में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट में पैसा चाहिए, कमीशन चाहिए, अधिकारी की ये चाहिए। ये सवाल मैं पूछने वाली थी कि लोगों को लगता है कि जिनके कनेक्शंस होते हैं, जिनकी अप्रोच होती है, टेंडर उन्हीं को मिलता है। देखिए मैम, ऐसा कुछ नहीं है कि जिनकी अप्रोच हो उन्हें टेंडर मिले। अगर आप किसी भी टेंडर में आप एलिजिबल हो, गवर्नमेंट ऑफिसर ने या जिस भी डिपार्टमेंट ने वहां पर टेंडर डाला है, ठीक है, वहां पर पब्लिश किया है और आपने उसके एडिशनल टर्म एंड कंडीशन पढ़े हुए हैं, ठीक है, पढ़े हुए हैं, और आपकी टीम ने अपने बात की कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपने वो टेंडर अप्लाई कर दिया, आप उसमें टेक्निकल फेल नहीं होंगे। सबसे पहली बात, बिड का दो होता है, एक टेक्निकल इवैल्यूएशन और एक फाइनेंशियल इवैल्यूएशन। टेक्निकल में आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, आपके डॉक्यूमेंटेशन जैसे आपकी कंपनी का प्रोफाइल, आपके प्रोडक्ट का आप कितने उसका देते हो, आपने गवर्नमेंट के हिसाब से, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप बना दोगे, ठीक है। अब आप एलईडी लाइट्स के मैन्युफैक्चरर हो या ऑल टाइप ऑफ किसी भी प्रोडक्ट्स के ले लो, अगर आप बनाते हो, अगर वो आप प्रोडक्ट बनाते हो, मैन्युफैक्चरर हो, तो आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट होंगे, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस हो गया आपका, आपका प्रोडक्ट के सारी नॉलेज अगर आपको है और आपने वो बिड डाल दी, डालने के बाद आप टेक्निकल पास हो गए, तो अब आपकी रेट्स आती है। ऑब्वियसली बात है, जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आपको कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आपको सस्ता पड़ेगा, क्योंकि आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर डालेगा वो 2 रुपए में ऐड करके डालेगा। आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को अगर आप देते हो, जैसे मान के चलो कोई प्रोडक्ट आप 10 रुपए में बनाते हो, अब डिस्ट्रीब्यूटर को आप 12 रुपए में दोगे, डिस्ट्रीब्यूटर अगर उस टेंडर को डालेगा तो वो 14 रुपए में डालेगा, आप 12 रुपए में आपने वो टेंडर डाल दिया, और भी मैन्युफैक्चरर ने डाल दिया, या मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर मैन्युफैक्चरर हो और बाकी सब डिस्ट्रीब्यूटर ने डाल दिया, तो आपका टेंडर फाइनल होगा। अच्छा, आपने जैसे बताया कि 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक वो डॉक्यूमेंटेशन आपका चेक होता है, टेक्निकल पार्ट आप में उसमें आता है, वो डॉक्यूमेंटेशन टेक्निकल और फाइनेंशियल। तो डॉक्यूमेंटेशन में भी आपकी कंपनी हेल्प करती है, जो टेंडर स्टार है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में हेल्प करती है, किस तरह से हेल्प कर पाती है? मैम देखिए, हमारे पास बहुत सारी कंपनियां ऐसी आती हैं, हम लोग टेंडर, अगर आपने नंबर बता दिया, टेंडर आईडी बता दी या रेफरेंस आईडी बता दी आपने, तो अब वो बोलते हैं कि सर आप तो हमें ये बताओ कि इसमें क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। हाँ। हमारी टीम ने वो प्रॉपर रीड करके बता दिया। हमारे यहाँ पर एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं टेंडर्स के। आपको मैं इस चीज की बता दूं, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको क्लियरली बता दिया जाएगा कि सर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, जिस कारण से आप टेक्निकल में फेल हो जाएंगे और आप इस आगे नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि टेंडर तो देखिए मैम कोई भी डाल लेता है, साइबर कैफे वाले भी डाल लेते हैं। अच्छा। और बहुत सारे लोगों ने अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चरर हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर हुआ, बहुत सारे लोगों ने अपने यहाँ पर लोग भी हायर कर रखे हैं, लोग भी हायर कर रहे हैं कि आप यहाँ से टेंडर डालो, लेकिन वो प्रॉपर रीड ना करने के कारण ज्यादातर मैन्युफैक्चरर टेक्निकल में रिजेक्ट हो जाते हैं, ज्यादातर। और अगर आप स्केल देखोगे, ये चार्ट देखो, सारे टेंडर्स का देखोगे, तो गवर्नमेंट भी ये चाहती, गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरर से अर्नेस्ट मनी, EMD, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, वो वेव ऑफ कर रखी है जैम पर। आपको कोई भी टेंडर की फीस नहीं देनी, आपको टेंडर की कोई भी EMD नहीं देनी। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर कहते थे कि भाई टेंडर फीस में EMD भी जाती है और 2-2 3-3 महीने बाद मिलती है। तो अब गवर्नमेंट ने ये भी एग्जेम्पशन दे दिया कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपको ये नहीं देनी है। डॉक्यूमेंटेशन हमारी कंपनी सारी देखती है और सारे डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड करा दिए, उसके बाद ही हमारी कंपनी उस टेंडर को सबमिट करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। शिवम जी, मैं देख रही हूँ कि बहुत बारीकी से आपको सारी चीजें पता भी हैं और आप अच्छे से बता भी पा रहे हैं लोगों को, जो मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को आज नई चीजें पता चल रही होंगी। जैसे मैंने भी बहुत ये चीजें पहली बार सुनी। ये पहली बार आपके जहन में ख्याल कैसे आया कि मैं टेंडर स्टार जैसी एक एजेंसी लेके आऊं जो टेंडर भरने में लोगों को हेल्प करेगी? क्योंकि आधे लोगों को तो पता ही नहीं है कि कौन कौन एलिजिबल है, वो भी टेंडर भर सकते हैं। तो ये ख्याल आपको कब आया, जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपकी? मैम मैं आपको बताता हूँ
कि मैंने कोरोना से पहले अपनी एक कंपनी स्टार्ट करी थी, वेंटन हेल्थ केयर, और मैंने उसमें अपने कुछ प्रोडक्ट्स बनवाए थे थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा। तो और मैं भी वो प्राइवेटाइजेशन अपना मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव लगाया और मैनेजर की पोस्ट पर मैं खुद भी डॉक्टरों के पास भागा। लेकिन ड्यूरिंग कोरोना 6 महीने बाद ही कोरोना लग गया, फर्स्ट कोरोना। तो मेरे जो भी डिस्ट्रीब्यूटर और लोग थे, और बहुत सारा पेमेंट फंसा, और कोरोना में मेरे बहुत सारे प्रोडक्ट एक्सपायर भी हो गए। और आपकी तरह बहुत से लोगों के भी हुए होंगे। जी। तो अब मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में था, क्योंकि मैं बहुत नॉर्मल फैमिली से आता हूँ, और बिजनेस मेरे ख्याल से मेरे फार्मास्यूटिकल्स में मैं पहला ऐसा बंदा था मेरे परिवार में जो मैंने हिम्मत करके खोला था, हिम्मत करके। तो मेरे फादर ने मुझसे बोला था कि कोई बात हो तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 6 से 7 घंटे अकेला पड़ा रहता था। मैंने कहा इसका कोई ना कोई तो रास्ता होगा। ठीक, और भी बड़ी नुकसान तो मेरा हुआ है, मेरा छोटे स्केल पे इतना बड़ा नुकसान हुआ है, तो उन कंपनियों के बारे में सोचो जो बड़े स्केल पर है। तो मैंने सोचा, फिर मैंने बहुत सारी रिसर्च करने के बाद मेरे को ये मालूम पड़ा कि बहुत सारे, जैसे SMS है जयपुर में, दिल्ली में आपका एम्स है, वो लोग भी दवाइयाँ लेते हैं टेंडर्स के थ्रू। तो मैंने कहा ठीक है, जब वो लेते हैं तो हम भी अप्लाई करेंगे। फिर मैंने टेंडर्स डाले, ई टेंडर्स पे, सेंट्रल प्रोक्योरमेंट पे मैंने टेंडर डाले। मेरे डॉक्यूमेंटेशन ना पूरे होने के कारण मुझे टेंडर नहीं मिला। तो यहाँ आपको फिर डॉक्यूमेंटेशन का भी साथ साथ पता चला। हाँ, क्योंकि कोई भी अगर अपना नया बिजनेस चालू करेगा तो उसे थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, ये फैक्ट है। किसी टेंडर में कोई डॉक्यूमेंट नहीं हुआ, किसी टेंडर में डॉक्यूमेंट नहीं हुआ, तो ये प्रॉब्लम मुझे 6 महीना आया। 6 महीना, और मेरे पास 0 स्टाफ, 0 सब कुछ। खुद से रिसर्च किया, सब कुछ किया। अब मैंने ये टेंडर डालना स्टार्ट किया, विद इन 6th मंथ मेरे को पहला टेंडर मिला, जिसकी कीमत थी 6 लाख रुपए। कहाँ से मिला था वो? ये मेरे को जयपुर से मिला था, SMS से। हाँ, सवाई मानसिंह से। तो वहां से मेरे को मिला, तो मैंने कहा, और थोड़ी सी उम्मीद की किरण जागी, और मैंने वो टेंडर डालने के बाद, मिलने के बाद मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा थोड़ा सा नुकसान हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अब जर्नी थोड़ी सी अच्छी होने वाली है। मुझे मालूम पड़ा, मैंने देखा, वो प्रोडक्ट सप्लाई किया, सप्लाई होने के बाद पेमेंट हो भी गया। अब पेमेंट होने के बाद मैं वहां से पैसा नहीं निकाला। मैंने वो जो 6 लाख रुपए का प्रोडक्ट था, वहां पर मैंने 4.5 लाख रुपए का दिया था। 1.5 लाख रुपए हमारे प्रॉफिट में आए थे। तो अब क्या हुआ कि मैंने कहा, किसी तरह का प्रेशर फील किया उस समय, क्योंकि पहली बार आपने टेंडर भरा, मिला भी, टारगेट पूरा करने का जो प्रेशर होता है, ऐसा कुछ था? क्योंकि कह रहे थे आप टीम नहीं थी आपके साथ। टीम नहीं थी, प्रेशर था, शादी हो चुकी थी, खर्चे थे ही, लेकिन कहते हैं कि ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ अगर रास्ता दिखाया तो वहां तक चलो, उसके बाद का जर्नी वो जाने और आप जानो। ऊपर वाले ने बहुत अच्छा दिया। फिर मैंने एक लड़का रखा और मैंने उसे बोला कि भाई तेरा काम ये है कि सिर्फ टेंडर डालना, क्योंकि मैं खुद एक दिन में 3 टेंडर डालता था, क्योंकि मैं ये चाहता था कि मैं ज्यादा से ज्यादा टेंडर अप्लाई करूंगा, तभी मेरे को नॉलेज होगी। मैंने अपना फिर लोग बाग मुझसे पूछते थे कि भाई तेरा तो इतना नुकसान हो गया कि तू कैसे फिर इतना उबर पाओगे। अब उन्हें मालूम नहीं था कि मेरे को टेंडर मिला। मैंने घर पे भी किसी को नहीं बताया था कि मेरे को कुछ टेंडर्स मिले हैं। ठीक है, फिर थोड़ी सी जर्नी स्टार्ट हो गई। अच्छा, आप 3 भरते थे टेंडर्स, फिर आपके साथ एक जो लड़का है वो जुड़ा, फिर कितने टेंडर डालने लगे, फिर अप्लाई करने लगे? फिर मैं थोड़ा सा और भी मैंने फिर द टेंडर स्टार के बारे में सोचा। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ।
तो मैंने लड़के को बोला अब आप डेली 3 टेंडर आप डालो। अब मैंने सोचा कि मेरे जैसे बहुत से ऐसे यूथ होंगे जो मतलब टूट गए होंगे, 5 उंगलियां एक सी तो नहीं होती बहुत। तो फिर मेरा भी एक कलीग था, उसका भी बहुत नुकसान हुआ था कोरोना के टाइम पे। कोरोना के टाइम में आपने देखा होगा, अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अगर बंद हुआ है तो वो कोरोना के समय ही बंद हुआ है। ठीक है, और उसका भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, उसका स्ट्रीट पोल का बिजनेस था। तो मैंने कहा अगर मैं तुझे ऑर्डर ला के दूँ तो, क्योंकि हमारी एज ऐसी थी कि हम थोड़े से उस समय एक्साइटमेंट हो गए थे। एक्साइटमेंट, उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरे को गवर्नमेंट ऑर्डर ला के दोगे तो मेरे पास पैसा ही नहीं है, क्योंकि उसमें ईएमडी भरना पड़ता है उसमें, क्योंकि हमें मालूम पड़ चुका था कि ईएमडी तो गवर्नमेंट ने वेव ऑफ कर रखी है, एग्जेम्पशन दे रखा है। तो मैंने कहा कुछ नहीं जाएगा, बताओ कि ठीक है। मैम उस व्यक्ति ने मेरा रेफरेंस 10 लोगों को दिया होगा, मैंने उसे नहीं बोला कि मेरा रेफरेंस दो। उसे टेंडर मिलने के बावजूद उसने फिर मेरे रेफरेंस और लोगों को दिया। फिर हमने इंडिया मार्ट लिया, जस्ट डायल लिया, अपनी वेबसाइट बनाई, अपनी टीम बनाई, और आज इस समय हम लोग 21,240 कंपनियों का काम कर रहे हैं। मंथली बेसिस पे हम लोग बहुत नॉमिनल चार्जेस लेते हैं 11,800, 10,000 प्लस टैक्स। और बहुत सी कंपनियों का ऐसा होता है, हम लोग अगर मैन्युफैक्चरर है कोई, वो बोलता है कि भाई मैं आपको पेमेंट तब दूंगा जब मेरे को टेंडर मिल जाएगा। मैंने कहा आप हमें पेमेंट दो ही मत, आपके अकाउंट में ऑर्डर शो हो जाएगा, आप उस दिन आप हमें पेमेंट दे देना। तो नॉर्मल जो यूथ है वो, मैं आपको बताऊं कि व्यापार तो कर रहा है लेकिन दुकान खोल के बैठा है, वो ये चाह रहा है कि मेरा ग्राहक आए, मेरा कस्टमर आए, मैं तब बोलूं अरे तुम बैठे ही तो हो। यूथ तक को मतलब अभी कोई अवेयरनेस नहीं है इस चीज को लेके कि टेंडर भी भरा जा सकता है और उससे आपको सरकारी हेल्प भी मिल सकती है। बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर हैं वो अपने लड़के को, मेरे यहाँ पर अभी गुजरात से लोग आए थे, गुजरात से वो सीख के गए हैं। आज उन्होंने अपना व्यापार, 1 साल हो गया उन्हें, आज उन्होंने अपना व्यापार अपने पिताजी का ही, गवर्नमेंट का बोलो 2.5 से 3 करोड़ रुपए तक का उन्होंने कर लिया गवर्नमेंट का। अच्छा, तो आप टेंडर भरना सिखाते भी हैं, अप्लाई सिखाते भी हैं। ऐसा नहीं है कि आप हमें ही दो, हम कहते हैं कि आप कोई भी आदमी दे दो, हम उसे प्रॉपर मतलब प्रॉपर उसे सिखाएंगे, ट्रेंड करेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन की नॉलेज हर किसी को नहीं है। तो शिवम फिर तो इस पॉडकास्ट के थ्रू जरा ट्रेन करिए आप उन लोगों को, मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को नहीं पता, स्पेशली जो माइक्रो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो मीडियम है और स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स है, किसी को भी नहीं पता। अच्छा, कौन कौन से ऐसे बिजनेस है जो आपको इस लाइन में आने के बाद पता चला कि ये भी अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए और उनको पता ही नहीं? मैम देखिए, मैं एक छोटी सी शहर के बारे में बात करता हूँ आपसे, कि किसी भी छोटे से छोटे शहर में किराना की दुकान होती है। किसी भी छोटे से छोटे शहर में केमिस्ट की दुकान होती है। ये भी अप्लाई कर सकते हैं? ये भी अप्लाई कर सकते हैं। किराना वाला अपने कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, अपने फूड लाइसेंस से, IRCTC के जो वो होते हैं, ये आपके जो छोटे रेलवे प्लेटफॉर्म्स की वो होते हैं, अपना अचार, आम, पापड़ ये सब बेचो, ये लोग भी ट्राई कर सकते हैं। हाँ, ये लोग भी ट्राई कर सकते हैं फूड लाइसेंस से। और मात्र एक फूड लाइसेंस से आप लोग रेलवे की कैंटीन ले सकते हो, लेकिन ये किसी को नहीं मालूम ही नहीं है। अभी आपके पास कोई इस तरह के लोग आए हैं जिनको आपने ऐसे बताया, फिर उनको हेल्प किया? बहुत लोग और बहुत फायदा हुआ उनको? बहुत लोग हैं। ऐसा कोई किस्सा जरा शेयर करिए। एक आगरा में श्याम मेडिकल स्टोर है। अच्छा। हाँ, और भी कई लोग हैं, मैं इनके बारे में बताता हूँ। ये बोलते हैं मेरे को कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, ये मेरे पास 2 साल पहले आए थे, और बोले मुझसे कि जनवरी, फरवरी, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने मेरा डाउनफॉल होता है और मुझे आगरा का नंबर 1 केमिस्ट बनना है। मैंने कहा ठीक है। तो उन्हें किसी ने मेरे बारे में बताया कि ये लोग टेंडर भरते हैं, आप इनके पास चाहिए। तो मेरे पास आए, मैंने कहा आपने टर्नओवर कितना सोचा, अभी कितना है? कह रहे मेरा 20 से 25 लाख रुपए का टर्नओवर है। मैंने कहा आप कितना चाहते हो? कह रहा 2-2.5 करोड़ हो जाए। मैंने कहा ठीक है। उनका लड़का है अभिषेक,
और वो बहुत एक्टिव भी है। मैं आपको बताऊं मैम, आज उनका टर्नओवर 15 से 20 करोड़ रुपए का है, सिर्फ गवर्नमेंट टेंडर अप्लाई करने के दोनों चलते। मिला करके, प्राइवेटाइजेशन बिजनेस भी और गवर्नमेंट टेंडर्स भी मिला करके। और जबकि आगरा में बहुत सारे उनसे भी बड़े बड़े केमिस्ट हैं और उनसे भी बड़े बड़े हैं। और ये है, किराना वाला बोलता है कि अब भाई मुझे कहाँ सामान देना है, किराना वाला बोलता है कि मुझे कहाँ सामान देना है। बहुत सारे, आपको बताओ, गवर्नमेंट में राइसेस जाते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, वो बना तो लेते हैं, अब उन्हें सामान की जरूरत होती है, फूड लाइसेंस से वहां के टेंडर डालो। गवर्नमेंट स्कूल्स में मील्स चलती हैं, हाँ चलते हैं, जो बच्चों को खिचड़ी, दाल, Mid-day चावल, meals। आटा, वो मतलब रोटियां बना के देते हैं, वहीं पर खाना खिला करके भेजते हैं, वहां पर दो। बिजनेस मैम देखो, ये नहीं होता कि दुकान खोल करके आप वो कर रहे हो, आप दिमाग दौड़ाओ। आजकल हमारे यूथ में मोबाइल की आदत पड़ गई है, मोबाइल पे सिर्फ और सिर्फ रील्स देखेंगे। अगर आपने मोबाइल पे ये देख लिया ना, मैं कह रहा हूँ 1 घंटा, पूरे दिन में 1 घंटा अगर आपने टेंडर पे काम कर लिया, अपने ही मैन्युफैक्चरिंग या डिस्ट्रीब्यूटरशिप, या आपने किसी भी ट्रेडर भी उसने काम कर लिया, वो कभी फेल नहीं हो सकता। अच्छा, लोगों में तो इस तरह का कहना है टेंडर्स को लेके, जैसे अलग अलग स्टेट्स का भी आपको एक्सपीरियंस होगा कि वहां पर क्या सोच है टेंडर्स को लेके। जैसे राजस्थान साइड में तो ठेकेदारी मानते हैं इसे, सरकारी ठेकेदारी। कभी इस तरह का अनुभव हुआ है और ऐसे लोगों को जागरूक करने में आपको थोड़ा सा मुश्किल हुई? मेरे पास एक बाबूजी आए, उन्होंने बोला मैं ठेकेदारी नहीं करूंगा। मैंने कहा, और मतलब वो उनका काम ये था कि मतलब बहुत से उन्होंने अपने लाइफ में स्ट्रगल किए, जयपुर की ही हैं, तो वो एक वेइंग स्केल बनाते हैं, कह रहे मैं गवर्नमेंट में काम नहीं करूंगा। तो मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने बोला कि भाई वहां पे पैसा फंस जाता है। देखो मैं आपको ये बात बहुत क्लियर बोल दूं कि पैसा फंसने वाला कोई काम नहीं होता। अगर उस टेंडर डॉक्यूमेंट में जो स्पेसिफिकेशन मांगी गई है प्रोडक्ट की, अगर आपने वही दी है, या डॉक्यूमेंटेशन में जो आपने प्रोडक्ट में या आपने सर्विसेज में जो आपने दे दी वही दी है, तो आपका पेमेंट कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई रोकता भी है तो आप हमारी एजेंसी के पास आओ, हम बात कर लेंगे। अभी भी मतलब लोगों में है कि सरकारी काम मतलब थोड़ा पेचीदा है, बना रखा है, माइंडसेट ऐसा है। हाँ। अच्छा, ऐसा है शिवम के हर स्टेट के लोगों का माइंडसेट अलग है, उन लोगों के साथ काम करके भी आपको डिफरेंट फील हुआ मैन्युफैक्चरर्स के साथ, ऐसा होता है जी? कोई इस तरह का कोई एग्जांपल? मैन्युफैक्चरर जैसे आप साउथ में चले जाओ, साउथ में उड़ीसा ले लो, उड़ीसा का, अब मैं वहां पर मैंने एक से बात की, और हमारे जो एग्जीक्यूटिव हैं वो जाते भी रहते हैं मैन्युफैक्चरर, जैसे कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया हुआ, तो मैंने उनसे साफ साफ बोल रखा है कि अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो, आप दूर ना कर सकते हो तो आप मेरी बात कराइए फोन पर। तो उन्होंने बोला कि देखो सरकारी ठेकेदारी का मतलब ये होता है कि हम लोग रोड बनाते तो हम है ही नहीं। हमारे यूपी में, बिहार में कहते हैं कि अगर कोई भी रिश्तेदार हमारे यहाँ होता है कि भाई ये क्या करते हैं, कि इनका सरकारी ठेकेदारी का काम है, तो माइंड में क्या आता है? सीधे माइंड में ये आता है कि ये रोड बनाते होंगे ये, इनके जेसीबी वेसीबी के प्लान होंगे। टेंडर मतलब हाँ, टेंडर का मतलब नहीं, कंस्ट्रक्शन तो है ही है टेंडर, ऐसा लोग समझते हैं। हाँ, मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई भी अगर आप दुकान खोले, आपका चेयर का बिजनेस है, तो गवर्नमेंट में बहुत सारी चेयर्स जाती हैं। अगर आपकी किराने की दुकान है, अगर आपकी केमिस्ट की दुकान है, एलईडी लाइट की मैन्युफैक्चरिंग है, एलईडी लाइट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, अगर आपकी आप सब कुछ बेच सकते हो, सब कुछ। गवर्नमेंट को चाहिए वो सस्ता, और आपको वो सस्ता दो, कंपटीशन हायर करो। आजकल कंपटीशन, मैं ये कहता हूं, अगर आपने कंपटीशन प्राइवेट में भी है और गवर्नमेंट में भी है। गवर्नमेंट में अच्छा इसलिए है कि आपका जो भी होगा वो बिल्कुल क्लीन चिट है, पारदर्शिता पूरी है, आपको दिखाई देगा।
आज हमारी गवर्नमेंट इतनी अच्छी है, अगर आपका L1 प्राइस आ भी गया तब भी वो रिवर्स ऑक्शन रख देती है आरए। आरए का मतलब है आपने टेंडर डाला, मैंने डाला और हम लोग फाइनल हो गए फाइनेंशियल में, आपके रेट L1 पे आ गए। अब आपसे सस्ता मैं दे सकता हूँ, तो मैं वहां पर आरए पे रेट डाल दूंगा कि मैं इतने रुपए में दूंगा, और आप भी डाल सकते हो। एक लिमिटेड टाइम होता है कि इतने बजे तक आप लोग आपस में तय करके बता दो कौन माल सस्ता देगा। ये भी है ऑप्शन। अच्छा, ये स्केल कैसे तय होते हैं? L1, L2, गवर्नमेंट एलिजिबिलिटी कैसे तय करती है? ये इस पे थोड़ा समझाएं। ये प्रॉपर जो अलग अलग डिपार्टमेंट है वो अपने एडिशनल टर्म एंड कंडीशन बनाते हैं। अच्छा, जैसे आप मान के चलिए कि एक टेंडर में 100 कुर्सी चाहिए, ठीक है, तो अब उसे मैन्युफैक्चरर टेंडर डाल रहा है, 4-5 मैन्युफैक्चरर डाल रहे हैं, मान के चलो 50 लाख का टेंडर है वो, तो 50 लाख के टेंडर में वो टर्नओवर मांगते हैं 10 से 20 लाख या 25 लाख का मांग ले, 50% उन्होंने मांग लिया टर्नओवर। तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी चाहिए, उन्होंने ये भी है, और जो कुर्सी आप भेजोगे, अब गवर्नमेंट को जो चाहिए वो प्रॉपर उसकी लिस्ट होगी कि हमें ये 10 टेबल चाहिए, 10 ये चाहिए, 10 ये चाहिए, 10 कुर्सियां, मेज या XYZ कोई भी, प्रॉपर उसकी स्पेसिफिकेशन होगी प्रॉपर कि इतना हैंडल में की इतनी मोटाई होगी या उतनी होगी, वो आप अगर कस्टमाइज करके दे सकते हो तो आप टेंडर डालना। हाँ, आप एलिजिबल हो। प्रॉपर आप उस टेंडर्स में सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे कि आपके ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अच्छा, टर्नओवर क्यों देखा जाता है शिवम? टर्नओवर इसीलिए देखा जाता है कि अब बहुत सारे मैन्युफैक्चरर टेंडर डाले, ठीक है, अब कोई छोटा मैन्युफैक्चरर, छोटा में जिसने स्टार्ट किया है, हाँ, जिसने स्टार्ट किया है, अब उसने क्या है कि वो जो कुर्सियां हैं, अब वो टेंडर लेने के बहाने 50, अब जैसे मान के चलो किसी का टर्नओवर 1 लाख भी ना हो तो वो 50 लाख का टेंडर कैसे फाइनल कर सकता है? ओके, मतलब वो उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएगा, फुलफिल नहीं यूनिट नहीं दे मार्केट पाएगा। से लोन लेना पड़ेगा, मार्केट से लोन लेना पड़ेगा, मार्केट ने प्रॉपर टाइम पर नहीं दिया तो फिर वो टेंडर, गवर्नमेंट का जो टाइम है वो बहुत प्रीशियस है, और जो 50 लाख का टेंडर भर रहा है तो उसका 20 से 25 लाख रुपए का टर्नओवर या उसका रिफ्लो ऐसा होना चाहिए कि हाँ भाई ये कर लेगा, टाइम पे वो अपना ऑर्डर पूरा कर सके। हाँ, टाइम पर ऑर्डर पूरा कर ले, और गवर्नमेंट को क्या है, सस्ता चाहिए माल। और वो लोग क्या करता है, मतलब जो छोटे व्यापारी होते हैं वो क्या करते हैं कि उन्होंने टेंडर डाल दिया, मान के चलो 100 रुपए का प्रोडक्ट उन्होंने 5 रुपए में डाल दिया। बहुत सारे टेंडर ऐसे होते हैं जो रेट भी खराब कर देते हैं, और सारे लोगों का टाइम भी बहुत खराब होता है, गवर्नमेंट का टाइम भी बहुत खराब होता है, गवर्नमेंट उन्हें ब्लैक लिस्टेड कर देती है कि आगे ना आए। अच्छा, ब्लैक लिस्ट होने का भी प्रावधान है? वो उस डिपार्टमेंट में ब्लैक लिस्टेड हो जाता है, फिर वो अगर टेंडर डालेगा, और उस डिपार्टमेंट में नहीं, बहुत सारे लोग ब्लैक लिस्टिंग अंडरटेकिंग मांगते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में या ब्लैक लिस्टेड ना हो। हाँ, ब्लैक लिस्टेड ना हो, क्योंकि अगर आप ब्लैक लिस्टेड वहां पे भी हो सकते हो तो यहाँ पे भी हो सकते हो। तो ब्लैक लिस्टेड आप हो जाएं, इसकी गुंजाइश कहाँ होती है? किस तरह की गलतियों के बाद आप ब्लैक लिस्टेड हो सकते हो? टेंडर भरने के बाद क्या ध्यान रखें? टेंडर भरने के बाद आप ये ध्यान करें कि आप रेट्स जो डाल रहे हो, सबसे पहले बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं कि 100 प्रोडक्ट मांगे हैं और वहां पर एक का प्राइस डाल देते हैं। अच्छा, कि अब किसी टेंडर में कहा कि आप मुझे टोटल 10 प्रोडक्ट मांगे हैं, आप मुझे टोटल प्राइस बता दो कि ये मेरे को 10 प्रोडक्ट आप कितने रुपए में दोगे, तो उसने डाल दिया मैं 3 लाख रुपए में डाल दिया। अब किसी ने वो डाल दिया 30,000 रुपए में कि भाई एक प्रोडक्ट 30,000 रुपए का, मैं ये वाला प्रोडक्ट 30,000 रुपए में दूंगा। तो यहाँ पर हमारी एजेंसी काम करती है, प्रॉपर उसे पढ़ करके आपको बताती है कि सर ये टोटल एस्टिमेटेड रेट है, आप वहां पर डालो, और आपको सीधे सीधे ये है प्रॉपर गाइडेंस देती है, और रेट हमारे आदमी को भी नहीं मालूम पड़ते कि आपने क्या डाले हैं क्या नहीं डाले। अच्छा शिवम, जब एक बिजनेस ओनर को सब कुछ एक साथ संभालना पड़ता है, जैसे कि टेंडर भी संभाले, वो प्रोडक्शन भी, सेल्स, मार्केटिंग, तो इसमें स्ट्रगल सबसे बड़ा कहाँ पे आता है? मल्टीटास्किंग या लैक ऑफ फोकस? लैक ऑफ फोकस, क्योंकि हर मैन्युफैक्चरर ये चाहता है कि मेरा रॉ मटेरियल भी टाइम पे आ जाए। हर मैन्युफैक्चरर क्या चाहता है कि मेरा रॉ मटेरियल आ गया, अब इसे बनवाने के लिए मैं लेबर के पास में रहूं। फिर वो क्या चाहता है कि सेल्स टीम इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया पे लगी हुई है, मैं वहां पर भी ध्यान दूं।
हाँ, फिर वो ये चाहता है कि माल जो जा रहा है वो मेरे ही आगे जाए, तो फोकस नहीं हो पाता। फोकस नहीं हो पाता। फिर मैन्युफैक्चरर क्या है, घिरा हुआ है, वो अपने आप को फ्री, मैं कह रहा हूं कि टेंडर्स में फ्री आप रहोगे। टेंडर्स आप हर एजेंसी क्या करती है, वहां पर कोई आदमी अपना रूल छोड़ती है कि आप टेंडर्स, क्योंकि टेंडर्स में रेट वही डाल पाएगा जो मालिक के करीबी होगा। मालिक से उसकी बातचीत हो कि सर उड़ीसा में 100 चेयर भेजनी है, सर उड़ीसा में किताब भेजनी है, क्या तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होगी वो लाना, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डालना है। और इसमें तो बुक्स हैं, आपकी जो गवर्नमेंट बुक्स हैं, कॉपीज हैं, इन सब के भी टेंडर्स होते हैं। हमारा जो अब मैन्युफैक्चरिंग हब है, अब आप देखिए गवर्नमेंट हर जिले में इंडस्ट्रियल एरिया बना रही है, चाहे वो कहीं की भी हो, कहीं की भी। लेकिन प्रॉपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट ना होने के कारण, प्रॉपर ठीक गाइडेंस ना होने के कारण हमारे मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं कि प्राइवेटाइजेशन में घुस जाते हैं और अपने प्रोडक्ट का जो लो कॉस्ट है वो दे देते हैं, और जो उनका डिस्ट्रीब्यूटर है वो फिर टेंडर डालते हैं। आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, कोई भी टेंडर से 95% डिस्ट्रीब्यूटर स्टैंडर्ड डालते हैं, क्योंकि उन्हें माल का कंजप्शन मालूम है, मुझे कहाँ देना है। ट्रेडर्स को मालूम है, ज्यादातर ट्रेडर्स गवर्नमेंट टेंडर्स और एक्सपोर्ट्स ये करते हैं। और इसी वजह से हमने देखा है बहुत सारा ऐसा स्टॉक है जो अनसोल्ड रह जाता है, और डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि आपने जिक्र किया, उनसे बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरर तो परेशान रहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से। तो क्या वजह है, मतलब सिस्टम नहीं समझ पा रहे या प्रोसेस से वो लोग डरते हैं? 1 महीने का क्रेडिट जब मैंने आपसे ले लिया, आपसे प्रोडक्ट ले लिया और मेरे पास 1 महीने का टाइम है, ठीक है, और मैंने वो टेंडर में अप्लाई कर दिया, मैं भी तो किसी को बेचूंगा। मैं वहां से जब मेरे पास पैसा आएगा मैं तभी तो आपको दूंगा, और मेरे पास आप ही के कॉम्पिटिटर 3 है, मैं सिर्फ आप ही का माल तो बेच नहीं रहा, कोई भी मैंने आपके साथ लीगल पेपर साइन तो किया नहीं कि मैं आपका ही प्रोडक्ट बेचूंगा। आप माल नहीं दोगे, दूसरा देगा, दूसरा नहीं देगा, तीसरा देगा, तीसरा नहीं देगा, मैं चौथे को ढूंढ लाऊंगा कहीं से ना कहीं से, और मेरा जब पेमेंट होगा तब मैं आपको दूंगा। ये बहुत क्लियर फैक्ट है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में सब लोग ये कहते हैं कि अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ, यहां से माल जाएगा, वहां पे माल जाएगा, यहाँ पे माल जाएगा। हर मैन्युफैक्चरर लो ऑफ प्रोडक्ट, मतलब लो ऑफ मार्जिन पे काम कर रहा है इस समय अपने डिस्ट्रीब्यूटर को जो प्रोडक्ट दे रहे हैं और जिस रेट पे दे रहे हैं वो उससे अच्छा गवर्नमेंट में बेच सकते हैं। अच्छा, इस वक्त आप टेंडर को सबसे रिलायबल और प्रॉफिटेबल ग्रोथ चैनल क्यों कहते हैं, खासतौर से एसएमई और एमएसएमईज के लिए? इसीलिए क्योंकि अगर आप ये सोच लो कि जैसे मैंने आजकल का जो यूथ है, यूथ से मैं एक चीज कहूंगा, आपका प्राइवेटाइजेशन बिजनेस है, आप जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा प्राइवेटाइजेशन बिजनेस से कोई भी दुश्मनी नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये चाह रहा हूं कि आप टेंडर्स में आओ। टेंडर्स में आप जब अप्लाई करोगे, टेंडर्स आएगा, एक टेंडर आपका रिजेक्ट होगा, 2 होगा, 3 होगा, कब तक? जब तक आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं पूरे हो जाते। 10 टेंडर भी अगर आपने डाल दिए महीने में, आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनने लग जाएंगे, क्योंकि हर टेंडर में आप डॉक्यूमेंटेशन बनवा रहे हो कहीं ना कहीं, तो आप 10-12 टेंडर में आपके डॉक्यूमेंट पूरे हो जाएंगे। फिर आपको रेट का फ्लो चार्ट समझ में आ जाएगा कि मेरा ये है। अब यूथ का क्या है, प्राइवेटाइजेशन जो प्रोडक्ट है बना करके रेडी तो रख लिया, अब ये बेचना है, कैसे बेचना है उसका आइडिया नहीं है। उसका आइडिया है उन्हें, प्राइवेटाइजेशन बेचना है। अब मेरी दुकान पर आया कोई भी आदमी, अब जैसे मान के चलिए कि मेरी दुकान पर सामने ग्राहक खड़ा हुआ है, अब आप कह रहे हो कि टेंडर्स में भेजो। जब मेरे पास ग्राहक सामने पैसे लेके रेडी खड़ा हुआ है तो मैं उसे दूंगा पहले, बिल्कुल फैक्ट बात है। लेकिन वो प्रोडक्ट कितने रुपए में ले रहा है? आपका 100 रुपए का प्रोडक्ट है, वो 40 रुपए में ले रहा है, 60 रुपए अपना मार्जिन जोड़ करके वो आगे किसी को भी बेचे, डिस्ट्रीब्यूटर को दे या किसी को भी दे। आप वही प्रोडक्ट 70 से 80 रुपए गवर्नमेंट टेंडर में ले सकते हो, कंपटीशन हायर करके बहुत आसानी से ले सकते हो। यूथ को ये प्राइवेटाइजेशन बिजनेस करे तो करे,
लेकिन टेंडर्स में भी जाए। अच्छा, उन यूथ के लिए क्या सजेशन होगा जिन्हें स्टार्ट तो करना है अपना बिजनेस या फिर ग्रो करना है, लेकिन उन्हें लगता है फंड कहाँ से लाएं हम लोग, हमारे पास पैसा नहीं, पैसा कहाँ से लगाऊं मैं? देखिए मैम, मैं आपको बताऊं, हमारी गवर्नमेंट इस मामले में बहुत अच्छी है। और एमएसएमई लोन्स हैं। अच्छा। एमएसएमई लोन्स जो मैं कह रहा हूँ 10 से 20 लाख रुपए तक का गवर्नमेंट बिना कोलेट्रल के आपको पेमेंट दे देती है। और इसके लिए क्या करना होगा? एमएसएमई लोन्स जैसे आपका नॉर्मल एमएसएमई है, आपका लो, आपका जीएसटी है, आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ, बोले मेरे को जैसे चेयर बनानी है, तो चेयर बनाने का जैसे सारे औजार वगैरह सब बना बनू करके मैं कह रहा हूँ 2-2.5 लाख रुपए में आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चालू हो जाएगा। गवर्नमेंट आपको जीएसटी जो भी उनके अप्लाइंग डॉक्यूमेंट हैं आपके फुलफिल करो और आप वहां पर भरो, गवर्नमेंट आपको लोन देगी। और उसमें भी सब्सिडिटी है कि आपको इतना देना है, इतना नहीं देना। अच्छा, सब्सिडी वो किस बेस पे होती है? वो वैरी करती है बिजनेस टू बिजनेस या कुछ और? वो बिजनेस टू बिजनेस वैरी करती है मैम। अच्छा। कि उसमें होता क्या है कि जैसे अब मैंने 10 लाख रुपए ले लिया, अब गवर्नमेंट के कुछ चार्ट्स होते हैं कि आपको बिना इंटरेस्ट आपको लोन देना है। 10 लाख रुपए लिए तो मुझे 10 लाख रुपए चुकाने हैं 3 साल में। अच्छा। तो और बिना इंटरेस्ट के बहुत सारी जितनी भी बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं ये अपना पैसा लगा रही है नहीं, ये यूथ को मैं बताना चाहता हूँ, जितनी से बड़ी कंपनियां हैं अपना पैसा लगा रही नहीं। तो होता क्या है कि टेंडर मिलता है, पेमेंट लोन ले लिया, वो चुकता है 3-4 साल 5 साल में, अब दूसरा मिल गया उसके ऊपर कोई लोन ले लिया। ये तो पता ही नहीं होगा यूथ को, नहीं पता, किसी को नहीं पता। इसीलिए आजकल का जो यूथ है अगर बिजनेस स्टार्ट करने की सोचे भी ना, नॉर्मल मीडियम क्लास फैमिली वाला, कहें अरे कर लिया बिजनेस, रहने दो, घर बैठो चुपचाप, कोई नौकरी देख लो अच्छी बिल्कुल से। नई चीजें पता चल रही है, लोन आपको मिल रहा है, टेंडर से आप इतना फायदा अपने बिजनेस को ग्रो कराने में कर सकते हैं, और दूसरा सब्सिडीज मिल रही हैं। हाँ, तो ये चीजें तो बहुत हेल्पफुल होंगी किसी भी यूथ के लिए जो अपना बिजनेस खड़ा करना चाहता है या फिर गवर्नमेंट ये चीख चीख के पागल है, कह तो रही है कि आप अपना व्यापार खोलो, लोन हम दे रहे हैं, लोन हम दे रहे हैं, आपको सिर्फ जीएसटी रजिस्टर्ड करानी है और आपको वो करानी है। और ऐसा नहीं है मैम कि मैं कह रहा हूँ हर मीडियम क्लास आदमी पे 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख होते हैं, और पारदर्शिता भी पूरी है। हाँ। और मैं कह रहा हूँ कोई भी जो आजकल का यूथ है 21 साल से लेकर के 40 साल तक के व्यक्ति को सब नॉलेज है कि मैं कैसे लोन लूंगा, मैं कैसे, और जागरूक भी गूगल पे आजकल सब कुछ है, क्या नहीं है, सब कुछ है। लेकिन उन्हें इंस्टा पे रील्स देखनी है, उन्हें फेसबुक पे रील्स देखनी है। आजकल का यूथ यहाँ जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में वो लोग क्या करते हैं कि ठीक है महीने का खर्चा निकल जाए, जल्दी पैसा, कोई छोटी मोटी नौकरी कर ली। सोच ही छोटी रखी है, अगर सोच बड़ी रखें तो जब अगर आपने कोरोना के टाइम में इतना रिसर्च ना किया होता तो आज आप इतने लोगों को अवेयर कर रहे हैं। मैं कहीं ना कहीं नौकरी कर रहा होता, सही में यही होता है, मैं कहीं ना कहीं नौकरी कर रहा होता, आपके सामने नहीं बैठा होता। आज की देखता मैं कि भाई आज का मेरा क्या क्या काम है वो मैं अपने ऑफिस में बैठ करके निपटा रहा होता, किसी के यहाँ पर नौकरी सही कर बात रहा है, बिल्कुल सही बात है। और बहुत सारी नई चीजें पता चल रही है कि कितनी आसानी से चीजें हो सकती हैं, बस कमी है जागरूकता की। और आज आपके थ्रू हमें भी पहली बार चीजें पता चल रही हैं बहुत सारी कि कितनी पेचीदा हम इस पूरे प्रोसेस को समझते थे, लेकिन अब इतना पेचीदा रह नहीं गया। नहीं, मैं आपके माध्यम से जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं या जितने भी जिन लोगों को इसमें आना है टेंडर्स में, मैं आपके माध्यम से एक चीज कहता हूँ कि जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं आप हमारे पास आइए, आपको गवर्नमेंट ऑर्डर्स फ्लोली हम लोग भरेंगे और आपको रिजल्ट बहुत अच्छा ला करके भी देंगे। आपको हमें पेमेंट शुरुआत में बिल्कुल नहीं देना। पेमेंट पहले कौन ले लेता है, जैसे ये लगे कि मेरा पेमेंट सामने वाला मार लेगा, मैंने कहा हमें तो चाहिए ही नहीं, हमें तो पेमेंट आप तब देना जब आपको ऑर्डर मिल जाए। इससे अच्छा और क्या स्कीम है, जितनी भी एजेंसीज हैं बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी। वो एक तो ये कह रहा है कि आप डायरेक्ट फॉर्म भरो और आपको टेंडर मिल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता, कोई भी नहीं दिला सकता आपको।
और बहुत सारे लोगों के मन में ये है कि जहाँ पर सेटिंग होती है वहां पर टेंडर मिलता है। हाँ, ये तो बहुत सारे लोगों के मन में है कि बगैर कनेक्शन के कुछ होता अगर नहीं है आपके आजकल। डॉक्यूमेंटेशन पूरे हैं और अगर आपका फाइनेंशियल रेट बहुत अच्छा है, आपसे टेंडर कोई भी नहीं ले सकता। जैसे बड़े नाम जो हैं, बड़ी कंपनियां, उनके टेंडर को लेके तो ये कहा ही जा सकता है उनकी टेंडर को तो कोई हिला नहीं सकता। देखिए मैम, वो उनको भी डॉक्यूमेंटेशन मजबूत करने पड़ते हैं। वो बिना डॉक्यूमेंट के आप मेरे को बता दीजिए किसने टेंडर लिया हो, किसने लिया हो। अच्छा, क्रेडिबिलिटी भी कोई पैमाना होता है, हम मान सकते हैं फैक्टर है। बड़े बड़े नाम जो हैं, हम अगर डिस्कशन करें तो टाटा है, इस तरह के जब कंपनी टेंडर भरती है और उस लाइन में अगर आप भी टेंडर भर रहे हैं तो उसकी उसमें कैसे क्या कहेंगे फिर? मैं टाटा समूह को एक बात बता दूं, टाटा समूह है और आपका अडानी है, आप रिलायंस है और बहुत सारी कंपनियां हैं, है ना। उनके टेंडर्स ज्यादातर 100 करोड़ से लेकर के 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, कंस्ट्रक्शन के भी इतने बड़े बड़े NHAI में होते हैं। अब वहां पर अगर आप बोलो कि वहां पर टेंडर हम लोग मतलब हमारी एजेंसी भरती है, लेकिन वहां पर एक वो आदमी भरे जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ तक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। वो स्केल ही अलग हो गया, वो स्केल अलग है। ये पॉसिबल नहीं है कि आप उनके जैसा बनो। पहले अपना टर्नओवर लो, उसके लिए आपको 20 टेंडर पार करने पड़ेंगे 5-5 करोड़ के। 100 करोड़ की आपकी फर्म हो जाएगी, तब आप 10 से 50 करोड़ के टेंडर डालो। उसके लिए भी फिर आपको 10 टेंडर 50-50 करोड़ के, 10 टेंडर 10-10 करोड़ के, उनके वो भी तो उसी फ्लो में चले हुए हैं। टाटा को आज मैं कह रहा हूँ, टाटा को कितने साल हो गए इस समय, मैं कह रहा हूँ 100 साल लगभग। तो वो भी बहुत छोटे स्केल से इतने बड़े बने हैं। हमारे धीरू भाई अंबानी, रिलायंस के फाउंडर, वो भी बहुत छोटे से लेकर के वहां तक बढ़े हुए हैं। अडानी है, बहुत छोटे से लेकर के वहां तक पहुंचे हैं। तो अब हम ये सोचे कि हम डायरेक्ट 400 करोड़ पे पहुंचे, 400 करोड़ पे पहुंचे, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमें बहुत स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाना पड़ेगा। धैर्य रखना बहुत जरूरी है, धैर्य है ना। धैर्य इसमें टेंडर्स में धैर्य है। सामने आपको फाइनेंशियल भी देखना है। अब आपको 400 करोड़ का टेंडर मैं कह रहा हूँ आपको मिल गया, आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए है, कैसे पूरा करोगे? कितने मार्केट से लोन लोगे? कैसे पैसा करोगे? ये मैनेज कौन करेगा? अच्छा, यही कॉमन मिस्टेक करते होंगे लोग। अब तो आपने काफी ऐसे केसेस देख लिए होंगे, तो मिसकंसेप्शन क्या है ये भी बताइए, और कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं टेंडर भरते वक्त? सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक्स ये होती है कि जो भी टेंडर्स डालते हैं मैन्युफैक्चरर, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रीड करते ही नहीं है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रीड करते ही नहीं है। क्यों? अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हिसाब से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, वो तुरंत रिजेक्ट मार देगा। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर और ट्रेडर इतनी सहूलियत दे रखी है कि किसी भी टेंडर में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो गवर्नमेंट ऑफिसर उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता। वो 48 घंटे के टाइम देते हैं कि आपने इस टेंडर में ये डॉक्यूमेंट नहीं लगाया है और आप ये डॉक्यूमेंट 48 घंटे में लगा देते हैं, तो आप डॉक्यूमेंट में एलिजिबल हैं, टेक्निकल एवेल्यूशन में एलिजिबल हो जाएंगे। और 48 घंटे में अगर आप नहीं लगाते हो तो आप रिजेक्टेड हो। ये 48 घंटे का टाइम दिया जाता है। पहले क्या होता था, आपने नहीं लगाया तुरंत रिजेक्ट, तुरंत रिजेक्ट। अब 48 घंटे का जैम पर टाइम है और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मांगे जाते हैं। अगर किसी टेंडर में नहीं है, मान के चलो नहीं लगा पाते, तो अधिकारी मांगता है। अधिकारी के मांगने के बावजूद भी नहीं देते हैं बहुत सारे लोग। अच्छा, तो ऐसे में फिर रिजेक्ट होना तो रिजेक्ट तो होना है। फिर वो कहते हैं कि ये टेंडर सेटिंग का है। हाँ, कि कनेक्शन वाले, हाँ, कनेक्शन वाले लोग होता, डॉक्यूमेंटेशन जिम्मेदार है उनका, गलत डॉक्यूमेंटेशन। और जो उनका टेंडर भर रहा है वो कहता है सर वो उसके पास ये बहाना है सर ये सेटिंग का टेंडर है। लेकिन अब आपको पता चल चुका है कि कहाँ पे गलतियां करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बहुत से टाइप के टेंडर होते हैं शिवम, जरा ये भी समझाइए, जैसे ओपन टेंडर, लिमिटेड टेंडर, ई टेंडर, जेम पोर्टल वाले अपॉर्चुनिटीज। तो अपना बिजनेस को देख के हम ये कैसे पहचाने कि कौन सा टेंडर हमारे प्रोडक्ट के लिए राइट है? देखिए मैम, अगर मेरा प्रोडक्ट है
मैं मैन्युफैक्चरर हूँ तो लिमिटेड टेंडर्स भी डाल सकता हूँ, मैं ओपन टेंडर भी डाल सकता हूँ। क्या फर्क है, जरा आम लोगों की भाषा में समझाएं तो। लिमिटेड टेंडर्स में सिर्फ मैन्युफैक्चरर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा। लिमिटेड टेंडर गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि भाई मेरे को 100 कुर्सी और या एलईडी लाइट्स या स्ट्रीट लाइट या स्ट्रीट पोल्स मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि स्ट्रीट पोल्स, या मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, एलईडी स्ट्रीट लाइट्स, अब उसे मैन्युफैक्चरर ज्यादा सस्ता देगा या डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादा सस्ता देगा या ट्रेडर सस्ता देगा? ऑब्वियसली बात है कि मैन्युफैक्चरर ज्यादा सस्ता देगा। तो वहां पर एक लिमिट लग जाती है कि इस टेंडर को सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर ही डाल सकते हैं। ये लिमिटेड टेंडर हो गया। ये लिमिटेड टेंडर। ओपन टेंडर क्या है? ओपन टेंडर में वो सबके लिए, उसे मैन्युफैक्चरर भी डाल सकता है, उसे ट्रेडर भी डाल सकता है, उसे डिस्ट्रीब्यूटर डाल सकता है। अब आ जाइए जैम पर। जैम पर ओईएम रिजर्व्ड हो जाता है, मतलब मैन्युफैक्चरर ही डाल सकता है इसे। अच्छा। हाँ, और बहुत सारे वहां पर वो होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी डाल सकता है, ट्रेडर भी डाल सकते हैं। तो ई टेंडर में ओपन टेंडर और लिमिटेड होता है, और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं तो भाई मैन्युफैक्चरर यहाँ का हूँ, उत्तर प्रदेश का, मैं अपना साउथ में रजिस्ट्रेशन कैसे कराऊं? तो फिर इसमें क्या कहेंगे आप? इसमें गवर्नमेंट ने जैम पोर्टल बना दिया है। जो टेंडर वहां पर निकला हुआ है, आप वहां पर टेंडर डालें तो आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो साउथ में। अच्छा, पोर्टल के थ्रू आप पोर्टल के थ्रू गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम्स बना दी, बहुत अच्छा वो है, लेकिन अवेयरनेस अभी मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर में नहीं है। प्रोसेस को आसान कर दिया है, बस जागरूकता की कमी। हाँ, तो ये पोर्टल के थ्रू उत्तर प्रदेश में बैठा मैन्युफैक्चरर साउथ के लिए भी अप्लाई कर सकता है। हाँ, देखिए कितनी नई चीजें हम लोगों को पता चली। अच्छा, एक और बात है कि ज्यादातर जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तो ये भी नहीं जानते कि टेंडर पब्लिश कहाँ होते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, इसके लिए बहुत सारे लोग सब्सक्रिप्शन देते हैं कि अब मुझे मालूम करना है, जैसे मेरी एलईडी स्ट्रीट लाइट के लिए टेंडर कहाँ कहाँ निकले हैं। तो इसके लिए एक कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, मैं आपको बताऊं, firstTender.com। आप उनकी वेबसाइट पर जाइए, नॉमिनल चार्जेस में आपको पूरे साल का पैकेज दे देते हैं वो लोग, पूरे साल का 3,000-5,000 रुपए के बीच का उनका सब्सक्रिप्शन होता है। स्टेट का ऑल इंडिया का 6 से 7-8 हजार रुपए का है। आपको पूरे एक साल तक जितने भी टेंडर्स आपके निकलेंगे, पूरे दिन में अगर आपके 7 टेंडर निकले तो विद इन हाफ एन आवर आपके मेल्स पे आ जाएंगे। आप डेली आइए, देखिए उन्हें, अगले दिन अप्लाई करिए। बहुत अच्छा, और अच्छी टेक्नोलॉजी भी है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी भी है। अच्छा, इसमें जो आपकी कंपनी है टेंडर स्टार जो एजेंसी है, वो इनको अपॉर्चुनिटी ढूंढने में कैसे हेल्प कर पाती है? देखिए, अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए हम तो सीधे सीधे ये कहते हैं कि अगर आपको कोई टेंडर डालना है तो आप हमारे पास आइए। आप डॉक्यूमेंटेशन में फेल नहीं होंगे, ये हमारी गारंटी है। अच्छा, और क्या कोई स्पेशल सर्टिफिकेशन चाहिए टेंडर अप्लाई करने के लिए, जैसे जेम रजिस्ट्रेशन या एमएसएमई सर्टिफिकेट, आईएसओ? ये सब चाहिए रहता है। आईएसओ किसी टेंडर्स में मांगते हैं, क्वालिटी सर्टिफिकेट होता है, और ये बहुत आसानी से मिल जाते हैं। जेम पोर्टल का रजिस्ट्रेशन कोई भी कर सकता है और बहुत आसानी से हो सकता है। एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कोई भी कर सकता है। अच्छा। बहुत आसानी से हो जाता है। फर्स्ट स्टेप क्या है शिवम? फर्स्ट स्टेप ये है कि आपका जीएसटी होना चाहिए। सबसे पहली बात, जेम पोर्टल पे, हाँ, जेम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करो अपनी फर्म को, और वहां पर देखो, अब आपकी जैसे फील्ड है, आप मैन्युफैक्चरर हो एलईडी स्ट्रीट लाइट के, तो अपना वहां पर ओईएम कराओ, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन कराना है। फिर आपके जो भी प्रोडक्ट है अपने कैटलॉग डालो। ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट ने क्या दे रखा है कि आपका प्रोडक्ट जिस रेट पे लाइव होगा, ऑटोमेटिकली, मतलब अब मेरा एलईडी लाइट का वो है तो मेरे को ऑटोमेटिकली मेल्स आना चालू हो जाएंगे कि यहाँ पे टेंडर निकला, यहाँ निकला, यहाँ निकला, यहाँ निकला, यहाँ निकला। तो मतलब एक तरह से टेंडर का डॉक्यूमेंट बनाना एक आर्ट है, और फाइल रिजेक्ट ना हो इसके लिए कैसे इंश्योर करें? टेंडर में जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट मांगते हैं उसके हिसाब से उसी के बेनिफिशियरी हम लोग टेंडर्स में बनाते हैं।
टेंडर्स के डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, प्रॉपर हमारे 7 लोगों से वो फाइल पास होके जाती है। वो टेंडर नंबर होगा, वो टेंडर हमारा जो मैनेजर है, हमारा डिप्टी मैनेजर है, हमारी पूरी सेल्स की टीम जिसने वो बनाया है, प्रॉपर जब तक वो नहीं हो जाती टेंडर, और पूरी गारंटी रहती है कि आप टेंडर में टेक्निकल में फेल नहीं होंगे, पास होने के बावजूद वो हमारे पास आती है। हर टेंडर को मैं बहुत अच्छी तरीके से, हमारी टीम बहुत अच्छी तरीके से रीड करके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उसका बनाते हैं और सबमिट करवाते हैं। ठीक है शिवम, एक बिगिनर के लिए आप जरा स्टेप बाय स्टेप बताएं कि टेंडर अप्लाई करते वक्त टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड में क्या डिफरेंस होता है और दोनों को अप्रोच कैसे करें। टेक्निकल बिड में मैं एक बिगिनर को बताता हूं कि जैसे आपने मान के चलिए कि आपने कोई टेंडर देख लिया, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है। अब आप सबसे पहले ये देखिए कि उसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या मांगे हैं फर्म के। उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, लेटर हेड, साइन स्टैम्प, ब्लैक लिस्टिंग अंडरटेकिंग, इंटीग्रिटी पैक्ट है, आपके प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन ब्राउचर है ना। तो ये सब मांगे हैं, ये मेरे को लगाने हैं प्रॉपर। उनके जो एनेक्सोर हैं कि ये प्रोडक्ट यहाँ पर जाएगा, ये मॉडल है, प्रॉपर उसे वहां पर भरी है। भर करके आप उसे 10 बार, कम से कम 10 बार चेक करिए कि इनके मुताबिक मैंने ये चीज डाली है कि नहीं डाली है। प्रॉपर उसका अलग से पेज है, हर टेंडर में होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो वहां पर पूरा डॉक्यूमेंट रहता है। वहां पर टर्नओवर भी मांगते हैं, आईटीआर भी मांगते हैं, और वहां पर बैलेंस शीट भी मांगते हैं प्रॉपर। ठीक है, तो वो मैंने लगाया है कि नहीं लगाया, वो लगा दिया मैंने। सारे टेंडर के सारे एनेक्सोर भर दिए, एनेक्सोर भर करके मैंने वो सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद मेरे को वहां से मेल आ जाएगा कि डॉक्यूमेंट में कुछ कमी है, वो 48 घंटे में मेरे को दोबारा डालने हैं। दोबारा डालने के बाद फाइनेंशियल खुलता है। अब उस टेंडर में मान के चलिए 4 लोग आए हैं, 4 में से 3 पास हो गए, तो L1, L2, L3 ऑब्वियसली बात है कि किसी की रेट सेम नहीं होगी। किसी की रेट 100 रुपए ऊपर होगी, किसी की रेट 200 रुपए ऊपर होगी, और हो सकता है किसी की रेट 1 लाख रुपए के ऊपर हो। तो जो सरकार को सबसे कम में पैसा देगा, वो प्रोडक्ट देगा, वो L1 में आएगा। जो उससे कम में देगा वो L2 में आएगा, जो उससे कम में देगा वो L3 पे आएगा। ऐसे ही स्टेप चले जाते हैं। ठीक है, अगर आपको शिवम एक क्विक टेंडर चेकलिस्ट बनानी हो तो ऐसे वो कौन सी चीज होगी जो बिल्कुल मस्ट गेट करेक्टेड वाली कैटेगरी में आएगी? क्विक टेंडर्स में जैसे आप मान के चलिए बहुत सारे टेंडर्स हैं, बहुत सारे सर्विसेज के टेंडर्स हैं। जैसे अब आपको मैं बहुत छोटा एग्जांपल दे दूं कि जो टूर एंड ट्रेवल्स वाले हैं, टूर एंड ट्रेवल्स वाले, अब बहुत सारे टूर एंड ट्रेवल्स क्या करते हैं, कहते हैं टूरिस्ट नहीं है, टूरिस्ट नहीं है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, हर नगर निगम, हर कलेक्ट्रेट, उनको गाड़ी की जरूरत होती है, वो व्हीकल हायरिंग के नाम से उनके टेंडर निकलते हैं। वो क्विक टेंडर्स ही होते हैं। बहुत सारे तो लोग ऐसे होते हैं कि आज निकाला, 10 दिन का टाइम है, डाल दो। तो टूरिज्म में भी कितना हेल्पफुल हो सकता है टेंडर? टूरिज्म हर डिपार्टमेंट का मैम टेंडर निकलता है, हर डिपार्टमेंट। ऐसा कोई आधे से ज्यादा तो डिपार्टमेंट ही नहीं पता शिवम लोगों को कि किन किन में टेंडर अप्लाई किया जा सकता है। आपके नगर निगम है, आपकी कलेक्ट्रेट है, आपका मैं कहता हूँ पंचायती, वो है गांव में तो पंचायती बोले जाते हैं, जिला पंचायत, और आपका स्वास्थ्य विभाग है, SN हॉस्पिटल, या आपका मैं क्या कोई सेंट्रली हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। तो जो जो लोग काम करते हैं वहां पर, सब लोग वहां पर जाते हैं। नगर निगम में तो झाड़ू वाड़ू सब जाते हैं, उनके भी डीलर्स होते हैं। और यानी सही कहा था, किराना स्टोर से लेकर के ट्रैवल, टूरिज्म और मेडिकल, जितने शिक्षा विभाग, सारे विभागों को, शिक्षा विभाग हुआ, आपका स्कूल्स हो गए, वहां पर ड्रेसेस कहाँ से आती है, वहां पर मैं कह रहा हूँ कॉटन क्लोथ्स हो गए, मोजे हो गए, या आपके जूते हो गए, ये लोग तो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कराती है। हमारी गवर्नमेंट कितनी अच्छी है। चेयर्स हो गई वहां पर, चाहे वो टीचर्स चेयर हो, टीचर टेबल हो, या स्टूडेंट चेयर हो, वो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। बुक्स भी गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कराती है। तो वो कहाँ से आती है? सब लोग जो पहले का करता आ रहा है वो कर रहा है, और कंपटीशन अभी तक है भी नहीं।
अच्छा, फाइनेंशियल पार्ट भी ट्रिकी होता है क्या शिवम, जैसे कि EMD, बैंक गारंटी या फिर L1 L2 बिडिंग, और कंपनीज को आप कैसे गाइड करते हैं कि प्रॉफिट भी आपका सेफ रहे और डील भी सिक्योर रहे? कंपनीज को मैं एक चीज कहता हूँ कि जो भी आपका प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर 25% नो प्रॉफिट नो लॉस माना जाता है। 25% अपना प्रॉफिट आप जोड़ लो। 25% में जैसे मान के चलो आपका 100 रुपए का प्रोडक्ट है, 18% GST तो लगाओगे। अब आपको 118 प्लस आप 25% जोड़ दो, 2-3 रुपए का डिफरेंस आएगा, वो टैक्स में आएगा। वो मेरे 100 रुपए के प्रोडक्ट में आपका कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्टेशन कहाँ माल जा रहा है, और आपको GST और अपना प्रॉफिट, ये जोड़ना है। 25% नो प्रॉफिट नो लॉस में जाता है। ये रहता है फाइनेंशियल में। फाइनेंशियल आपका L1 L2 L3। मैंने जैसा आपको पहले भी बताया था कि जो आपको प्रोडक्ट सस्ता देगा वो L1 में आ जाओगे, जो आपसे महंगा देगा वो L2 में आ जाएगा, उससे महंगा जो देगा वो L3 L4 L5 L6 ऐसे चलते हुए आते हैं। तो इस तरह से आपकी डील सिक्योर भी रहेगी, हाँ, और प्रॉफिट भी आपका सेफ रहेगा। हर मैन्युफैक्चरर 25% नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करे ना, उसे अच्छा बिजनेस मिलेगा। अच्छा, बहुत से ऐसे बिजनेसमैन को भी आपने डील किया होगा शिवम, जो बहुत फाइनेंशियली इनसिक्योर फील करते हैं, तो कभी ऐसे भी बिजनेसमैन से पाला पड़ा है आपका, उनको गाइड किया? सब लोग आते हैं मैम हमारे पास फाइनेंशियली, वो कहते हैं कि मेरे को गवर्नमेंट पे भरोसा ही नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के साथ हादसे ऐसे हो जाते हैं कि जिससे दूसरे सबक लेते हैं। बहुत सारे मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, जिन्होंने पहले के समय चलता था कि भाई पेमेंट रोक दिया, 1 साल भर रोका रहा, 2 साल भर रोका रहा, परेशान कर दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं है भाई। ये एक अच्छा चेंज आया है। हाँ, वो कहते हैं कि मेरा जो प्रोडक्ट है, मेरा ज्यादा से ज्यादा पेमेंट हो 3 से 4 महीने में। और मैं आपको ये इस वाली बात से बिल्कुल बता दूं, 3 से 4 महीने बहुत टाइम की बात है। अगर कोई टेंडर निकल जाता है तो उसके लिए अब गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि आपके पास फंड होना चाहिए, फाइनेंशियल अप्रूवल लगता है कि आपके पास है फाइनेंशियल अप्रूवल। पेमेंट नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इस वाली बात का जवाब वहां पे ऑफिसर के पास रहता है। और जब आप बिल्कुल ठीक हो तो आपका पेमेंट विद इन 2 मंथ या 3 मंथ के अंदर अंदर हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि टेंडर रिजेक्ट हो गया और बिना किसी वैलिड रीजन के? कभी ऐसा हुआ है? होते हैं, आज भी ऐसा होता है, और हमारे लॉयर्स भी जाते हैं, मैं आपको सही बात बताऊं तो, क्योंकि टेंडर की पूरी कॉपी निकाल करके और जितने लोग आए थे उनकी कॉपी निकाल करके हम लोग सामने बैठते हैं। उनके HOD जो होता है, उनका जो ऑफिसर होता है, जिसने सीधा सीधा कहना होता है कि आपने ये डॉक्यूमेंट मांगे थे, ये डॉक्यूमेंट इन्होंने अपलोड किए हैं और ये आपने रिजेक्ट किया है, क्यों? तो बहुत सारी जगह पे ऐसी बातें सुनने के लिए आती है कि आप अधिकारी को दबाव में लेना चाहते हैं। तो बहुत सारे कोर्ट में भी ये हमारे लॉयर्स केसेस जीते हैं, और सीधी सी बात है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वहां पे मांगा है और आपने डाला है तो आप रिजेक्ट अब नहीं हो सकते। ये बात है 5 साल पहले, 10 साल पहले की, जब बिना किसी वैलिड रीजन के अब ऐसा नहीं होता। तो लोग डरे ना, मतलब अब आप बिल्कुल कह सकते हैं। अब आप डाल के तो देखिए तो सही, आप खुद टेंडर भरिए, आपको रिजल्ट ना आता, आप मेरे पास आइए, हमारी टीम आपको। अच्छा, ऐसे जो लोग हैं वो जो अभी भी डरे हुए हैं कि हमें ऐसे सरकारी टेंडर में हाथ डालना ही नहीं है, हमें इनसे दूर रहना, जैसे आप बता रहे हैं कि पास्ट ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं लोगों के, औरों के एक्सपीरियंस से भी डरे हुए हैं, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जिसने कितना बदलाव आ चुका है, कितना आसान हो चुका है प्रोसेस? जिसने ये सोच लिया है कि मुझे करना ही नहीं है, तो उसकी माइंड को कैसे चेंज कर सकते हैं? करना चाहते हैं वही, जो डरते हैं नहीं, जो करना चाहते हैं, जो डरते हैं और जो बिल्कुल ठीक है, आप हमारी एजेंसी के पास आओ, हमसे टेंडर डलवाओ, आप कुछ मत करो, हम बात करेंगे, आपको टेंडर भी आपको अच्छे उसमें दिलवाएंगे, आपके डॉक्यूमेंटेशन अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे, फाइनेंशियल आपका हमारी टीम पूरा डिक्लेयर करके उसमें सबमिट करेगी।
इन केस अगर आप रिजेक्टेड होते भी हो तो डॉक्यूमेंट के थ्रू होते हो या फाइनेंशियल के थ्रू L2 L3 L4 में आते हो। अच्छा, किसी बिजनेस ने जब टेंडर जीत लिया हो लेकिन डिलीवरी टाइम पे नहीं कर पाए हो तो फिर क्या होता है? पेनल्टी लगती है, आप ब्लैक लिस्टेड होते हो, क्या होता है? तो मैम अगर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हब से निकल चुका है, 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन लेट होता है, तो गवर्नमेंट ने इसकी पॉलिसी बना रखी है, हर गवर्नमेंट ऑफिसर या हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने, कि 0.1% या 0.2% पेनल्टी कटेगी आपका जो भी अमाउंट है। 50 लाख रुपए पे मान के चलो 0.2%, 500,000 रुपए कटता है। और वो होता है, अगर कोई प्रोडक्ट देता ही नहीं है L1 आने के बावजूद भी, तो वो ब्लैक लिस्टेड हो जाता है। तो ब्लैक लिस्ट। अच्छा, आपकी कंपनी तक अप्रोच कैसे करें लोग जो आज सुन रहे हैं पॉडकास्ट, और जिन लोगों ने आज अपना दिमाग चेंज किया है कि नहीं ये तो बहुत अच्छी चीज़ हमें पता चली, अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट टेंडर अप्लाई करना चाहिए, तो वो टेंडर स्टार तक कैसे पहुंचे? देखिए मैम, द टेंडर स्टार पे आपको पहुंचने, वेबसाइट है thetenderstar.co.in, और हमारा जस्ट डायल पे भी है, और इस पॉडकास्ट के नीचे हमारे नंबर्स भी आएंगे, और मेरा यूट्यूब चैनल भी है द टेंडर स्टार। तो वहां पर आपको हमारे सारे पॉडकास्ट में, हमारे सारे वीडियोस में नीचे नंबर्स दिए जाएंगे। सिर्फ 2 ही नंबर हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में रहते हैं, ठीक है। 2 नंबर आपको वहां पर शो हो जाएंगे, और वहां पर मैं कह रहा हूँ कि आप डायरेक्ट मुझसे भी बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी, क्योंकि जितनी भी लीगल कंसल्टेशन जो भी होती है वो सब हम ही लोग करते हैं, और प्रॉपर इसके अलग अलग क्राइटेरिया बने हुए हैं कि ये आदमी आया, ये क्लाइंट आया, इसने क्या बोला, प्रॉपर मुझे शाम को रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट आने के बाद मैं खुद बात करूंगा कि क्या हुआ। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि लोग बाग कहना कुछ चाहते हैं और समझ कुछ जाते हैं। अच्छा, आप मैन्युफैक्चरर्स को कैसे सिखाते हैं कि जब टेंडर आप अप्लाई कर रहे हो, सबमिट कर रहे हो, सबमिशन के टाइम आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, और आप ये कैसे हेल्प करते हैं कि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन में जैसे IUCL, IREPS और HCL ये क्या है? ये गवर्नमेंट के विभाग है। IREPS इंडियन रेलवेज ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम, ओके, और ये IOCL होता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इनके अलग अलग टेंडर निकलते हैं, अलग अलग रजिस्ट्रेशन होते हैं, और मैन्युफैक्चरर को हम पूरा सिखाते हैं, पूरा रजिस्ट्रेशन से लेकर के टेंडर सबमिशन तक सारा, कैसे आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, कैसे आपको फाइनेंशियल प्रिपेयर करना है, कैसे आपको अपनी फर्म जो है अलग अलग पोर्टल पे रजिस्टर्ड करनी है, चाहे वो जेम पोर्टल हो, चाहे वो ई प्रोक्योरमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल प्रोक्योरमेंट हो, चाहे वो किसी भी स्टेट की प्रोक्योरमेंट हो, IOCL हो, IREPS हो, सारे रजिस्ट्रेशन हम उसे सिखा देते हैं। ठीक है, और फास्टेस्ट टर्न अराउंड केस कोई बताइए। फास्टेस्ट टर्न अराउंड मैम, ये तो बिजनेस है, इसमें टाइम लगता है। फास्टेस्ट का नहीं, जैसे आपको कोई याद हो कि किसी मैन्युफैक्चरर के लिए आपने लाइव टेंडर रेडी करके दिया हो और वो भी बहुत ही शॉर्ट टाइम में, ऐसा कुछ याद आता है? यस, लाइव टेंडर एक जना मतलब एक आदमी आया था, वॉकिंग डिस्टेंस भी है हमारे, आगरा का है वो। उन्होंने बोला कि ये टेंडर निकला हुआ है और ये आप रेडी करके दो। रेडी करने में हमें 1 से 2 दिन लगते हैं, और टेंडर बहुत से लोग तो ऐसे आते हैं कि जो शाम को 5 बजे खत्म हो, 12 बजे हमें बता रहे हैं कि टेंडर, हम मना कर देते हैं। टेंडर हमें बनाने के लिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए हमें 1 से 2 दिन चाहिए ही चाहिए, और हर टेंडर में 10 से 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने का टाइम होता ही होता है। तो फिर इस केस में क्या हुआ आगरा वाले में? आगरा वाले में हमने डाला टेंडर, और डॉक्यूमेंटेशन भी पास हो गया, और L2 पर वो आए थे, उन्हें टेंडर मिला नहीं। लेकिन हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट होता है, टेक्निकल में कोई फेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब मैं बहुत सारे मैन्युफैक्चरर का मैं आपको बता दूं कि वो टेक्निकल में पास हो गया ना, और हमारे मैन्युफैक्चरर में दम इतनी है, अगर वो टेक्निकल में पास हो गया, फाइनेंशियल वो अपने आप क्लियर कर लेंगे। एक में नहीं करेंगे, दूसरे टेंडर में कर लेंगे, तीसरे टेंडर में कर लेंगे, चौथे टेंडर में कर लेंगे। अब आपको इतना कॉन्फिडेंस आ गया है जी, इसकी वजह क्या है कि इतने टाइम तक रहे, या फिर अब आप कैसे कहेंगे कि आप बिल्कुल मास्टर
कर चुके हैं इसमें? मास्टर तो मैं नहीं कहूँगा अपने आप को, मैं आपको ये, लेकिन अलग अलग फील्ड के अलग अलग मैन्युफैक्चरर हैं और उनको जब सक्सेस मिलती है तब हमें अच्छा लगता है, तब आत्मविश्वास और तब आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है, वो लोग खुद आते हैं कि सर हमने ये सोचा नहीं था और ये हो गया, तो अब आपको यही देखना है और हमारे साथ आगे करना है। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है शिवम कि मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो B2B पोर्टल्स पे ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं बजाय टेंडर के चलते? B2B पोर्टल्स पे मैम क्या होता है, जैसे इंडिया मार्ट है, ट्रेड इंडिया, वहां पर कोई भी क्लाइंट आया, एक लीड्स आपके 10 कॉम्पिटिटर पे जाएगी, एक लीड। जैसे आपने कहीं पर रजिस्ट्रेशन किया ट्रेड इंडिया पर, आपको कुछ चीज चाहिए, तो 10 कंपनी वाले आपके पास फोन करेंगे कि सर आपको, मैडम आपको ये चीज चाहिए, आपको ये चीज चाहिए, आपको ये चीज चाहिए। तो आप एक ही प्रोडक्ट को सुबह 11 बजे आपको लीड आई, और ये हर मैन्युफैक्चरर ये समझेगा 5 बजे तक वो लीड क्लोज नहीं हो पाती रेट्स के लिए, कि 50 रुपये सस्ता, 500 रुपये सस्ता, या 5,000 रुपये सस्ता चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। और जिसे क्रैक करनी होती है, जिसे जो प्रोडक्ट चाहिए होता है, वो ले लेता है। अच्छा, अगर शिवम कोई पहली बार टेंडरिंग स्टार्ट कर रहा हो तो फिर उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कोई वन फोकस स्ट्रेटजी या स्मार्ट शॉर्टकट, या फिर कोई हाई वैल्यू या लो कंपटीशन ट्रेडर आइडेंटिफाई कर सकें? मैम ओनली फोकस, फोकस, ओनली फोकस। अगर आप अपने प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन जानते हो, मैन्युफैक्चरर हो चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो चाहे वो ट्रेडर हो, अगर आपको मालूम है कि मेरे प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन ये है और टेंडर ये मांगा है और मैं इसमें टेक्निकल में फेल नहीं हूँ, मैं सारे डॉक्यूमेंट बना लूंगा, और फोकस ये कि मैं जब डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि ये मैंने बिल्कुल ठीक बनाए हैं, बिल्कुल ठीक बनाए हैं, और बना करके मैंने सबमिट भी कर दिया। और सिर्फ फोकस होना चाहिए। फोकस आपके जब बिजनेस पे होता है तो आपका ऑब्वियसली बात है आप आगे बढ़ते हो, उस टाइम आपको सेल्स की परेशानी नहीं होनी चाहिए, उस टाइम आपको प्रोडक्शन की परेशानी नहीं होनी चाहिए, उस टाइम आपको रॉ मटेरियल की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अलग से आदमी रखो चाहे कुछ भी रखो और आप उसे देखो, सिर्फ फोकस। हाँ, तो बहुत आसान भाषा में आपने समझाया शिवम। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों की आज आंखें खुल गई होंगी जिनको शायद आइडिया भी नहीं था, उन्हें क्या, आज हमें भी आइडिया नहीं था कि इतने छोटे छोटी इंडस्ट्रीज जो बिल्कुल माइक्रो मैन्युफैक्चरर्स हैं और स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको इतना फायदा मिल सकता है। एक बार चलते चलते आसान भाषा में स्टेप टू स्टेप गाइड जरा करिए लोगों को कि पहला स्टेप क्या है, चाहे वो छोटे से शुरू करना चाहे या वो मीडियम स्केल के मैन्युफैक्चरर्स। अगर आपने सोच लिया कि आपको व्यापार करना है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे वो रिटेल की कोई भी दुकान हो, हाँ। सबसे पहले आप अपना जीएसटी बनवाइए। जीएसटी बनवा करके जेम पोर्टल पर आप रजिस्टर्ड कर लीजिए। जेम पोर्टल पे इसलिए क्योंकि आप बिगिनर हो अभी, वहां पर आपको कोई भी टेंडर फीस नहीं देनी, ना तो आपको कोई ईएमडी देनी है, ठीक है। जिस टेंडर में ईएमडी मांगी जाए वहां पर मत दो, नॉर्मल टेंडर्स में ईएमडी नहीं मांगी जाती। जब आपको टेंडर मिल जाएगा तब आपको वहां पर सिक्योरिटी जमा करनी है। पहले क्या होता था कि टेंडर भरते टाइम टेंडर फीस भी देते हैं लोग बाग और ईएमडी भी देते थे, तो उनका बहुत सारा जो अमाउंट था वो ब्लॉक हो जाता था। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि आप अप्लाई करो, टेंडर भरो, और ना तो टेंडर फीस देनी है जेम पोर्टल पे और ना ईएमडी देनी है। ईएमडी से भी आपको एग्जेम्प्ट आप टेंडर डालो, डाल करके फाइनेंशियल क्लियर करो, टेंडर आपको मिल जाएगा। मिलने के बाद आप उसमें अपना प्रोडक्ट बनाओ या लेके दो किसी से, आप वहां पर बिल डालो। आपको बहुत ये इजी प्रोसेस है जेम पोर्टल पर, सबसे इजी प्रोसेस जेम पोर्टल है। जेम पोर्टल सबसे आसान, सबसे आसान। ई प्रोक्योरमेंट पे जाओगे तो आपको सेम रजिस्ट्रेशन करना है जीएसटी के बाद। वहां पर आप टेंडर अप्लाई करोगे तो वहां पर आपको टेंडर फीस और ईएमडी भी देनी पड़ेगी। फिर आप टेंडर टेक्निकल फाइनेंशियल क्रॉस करने के बाद आप L1 आ जाओगे। L1 आने के बाद वही बिल डालो, वही आपका पेमेंट होगा, आप माल भिजवाओ प्रॉपर स्पेसिफिकेशन के साथ। यही हर पोर्टल का फॉर्मेट है। बस ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंटेशन आपके पूरे हों और किसी तरह का उसमें कोई गड़बड़ी नहीं तो ब्लैकलिस्टेड होने के भी डर है। जी।
बहुत बहुत शुक्रिया शिवम, आप आए और इतने आसान भाषा में लोगों को आज समझाया और मेरे ख्याल से जागरूक किया है कि कैसे वो अपनी जो उम्मीदें हैं, जो सपने हैं, उनको ना केवल जी सकते हैं बल्कि पूरा कर सकते हैं। और इसके लिए सरकार ने टेंडर और जिस तरह से बताया कि ईएमडी को एग्जेम्प्ट करके जो पूरा प्रोसेस है आसान बना दिया है, पारदर्शी बना दिया है। तो फिर हाजिर होंगे किसी और पॉडकास्ट में किसी अन्य गेस्ट के साथ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।